हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बताइए 15 अगस्त आपका कैसा रहा और आप लोग ने क्या क्या किया। तो आप लोग ये बताइए कि हम लोग ने जो स्टार्ट किया था कि हम लोग कमेंट में बताएंगे कि हम लोग कितने घंटा पढ़ रहे हैं। तो सबने अच्छा रिस्पांस दिया है कि किसी का 8 घंटा, किसी का 7 घंटा अच्छा है। तो ऐसे ही बताएंगे। हम लोग 1 साल तक इसी चीज को फॉलो करेंगे कि हम लोग कितना घंटा पढ़े हैं। तो हम लोग इसको कमेंट में हम लोग हमेशा आप लोग बताते रहिएगा कि आप लोग कितना घंटा पढ़े हैं और कितना घंटे का टारगेट है नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज 16 अगस्त है। तो आज से हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये माइलस्टोन प्रोग्राम आपका सीएपीएफ और सीडीएस जिसमें भी एनसीईआरटी के जीएस आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए और ये सीएफपीएफ सीडीएस 2 तक 2027 तक चलेगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला आर्टिकल लेके। तो सेंटर नोटिफाई 40 क्वेश्चन फॉर सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2027। तो 2027 के लिए ये नोटिफिकेशन 40 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो ये लाइन 2027 के सेंसस के डिपेंड करता है। पहला ऐसा सेंसस होगा जिसमें एससी एसटी के अलावा बाकी सारी कास्ट के भी गिनती हो रही है, जिनका आखिरकार जो आखिरी बार 1931 में हुआ था। यूनियन मिनिस्टर ने सेंसस एक्ट के तहत 40 क्वेश्चन को नोटिफाई किए हैं, जिसमें 2021 के मुकाबले 13 नए डाटा फील्ड में जोड़े गए हैं। इसमें नए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे डिजिटल लिटरेसी, कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस, पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी कार्ड के डिटेल्स भी शामिल रहेंगे। कास्ट डिटेल के पहले से तय स्टेट लिस्ट में उसमें बल्कि रिस्पॉन्सेंट खुद को बोलेंगे और उसे एक ओपन कॉलम में लिखा जाएगा। यह सेंसस 2 फेज में होगा। पहला फेज में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जैसे HLO होंगे और दूसरा फेज में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा, जिसमें सेल्फ इन्यूमरेशन के ऑप्शन भी है। माने आप खुद से भी आप सेंसस के डिटेल्स आप डाटा भर सकते हैं। इसमें बर्फ से ढके इलाके भी पहले गिनती होती थी, जिसमें रेफरेंस जो डेट्स है अक्टूबर 1 है, जिसके रूप में पूरे देश में ये प्रोसेस मार्च 1 2027 तक के कंप्लीट होंगे। तो कंक्लूजन में देखेंगे सेंसस 2027 का ये नया फ्रेमवर्क देश के सोशियो इकोनॉमिक डाटा को भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर डिटेल्स बनाया है। कास्ट के कंपैरिजन, गिनती और डिजिटल पैरामीटर को शामिल होने से पॉलिसी मेकिंग में काफी मदद मिलेगी, जो कि एक इंक्लूसिव और मॉडर्न गवर्नमेंट के तरफ बढ़ाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे CGI क्रिटिसाइज DCI इंटरफेरेंस इन डायलॉग बिटवीन हिम एंड स्प्रेड। तो बार काउंसिल के बारे में बोला गया है। तो CGI ने यह कहा है कि अपना विरोध या अलग विचार व्यक्त करने का एक इंटरनल डायलॉग की तरह है और इसे कोई भी प्रोफेशनल रेगुलेटर पर्सनलाइज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये दोबारा साफ किया है कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी किसी भी लीगल प्रोफेशन के प्रैक्टिस करने या फंडामेंटल राइट के अपनी मर्जी से धमकी नहीं दे सकती। एडवोकेट एक्ट
1961 के तहत बीसीआई के ताकत सिर्फ प्रैक्टिसिंग और एडवोकेटिंग और एजुकेशन स्टैंडर्ड तक ही सीमित है। इसमें स्टूडेंट के कंडक्ट को रेगुलेट करने का शामिल नहीं है। कानून के अनुसार कोई भी एडवोकेट के रूप में एनरोल होने के रोकने के लिए डिस्क्वालीफाई सिर्फ उन्हीं डिफाइंड लीगल ऑफेंसेस पर लागू होंगी जो मॉरल टर्पिट्यूड के गंभीर आरोप जुड़े हों। कोर्ट ने NALSAR के स्टूडेंट के खिलाफ भी तरफ से सख्त और कुछ से एक्शन लिए हैं और बीसीआई के अपने डायरेक्टिव के लिए सफाई देने के निर्देश दिए। तो कंक्लूजन में देखेंगे ये सारे पॉइंट्स लीगल प्रोफेशन, फ्रीडम स्पीच और स्टैट्यूटरी बॉडी के सीमाओं माने लिमिट को स्थापित करता है और कोर्ट के फैसले के ऑब्जेक्शन में सुनिश्चित करने का भी किसी भी बॉडी के तहत गलत इस्तेमाल या विरोध या खिलाफ नहीं करना है। फंडामेंटल राइट की सुरक्षा बनानी रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे हाउस इन डिसऑर्डर। बिना किसी लंबी और अच्छी डिबेट से जल्दी कानून को पास करना पार्लियामेंट के मुख्य जिम्मेदारी है कि सबकी आम माने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखना चाहिए, न कि बिना डिस्कशन से बिल पास किया जाए। माइनिंग लॉ में जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं उसके मिनरल रिसोर्स पर सेंट्रल माने यूनियन के कंट्रोल वो ज्यादा बढ़ गया है, जो कि सीधे तौर पर स्टेट के ताकत और वहां के लोकल राइट्स को विरोध करता है। स्टेट के बीच में इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को दोबारा सेट करने के डिलिमिटेशन करने के पहले सभी स्टेट के साथ ट्रांसपेरेंट बातचीत और सभी पार्टी के सहमति माने कंसेशन लेना बहुत जरूरी है। FRCA अमेंडमेंट जैसे विवादित कानून जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे, दोनों तरफ से पार्टी के माने इसमें बहस होंगी और स्क्रूटनी भी होना चाहिए। एग्जाम में होने वाली चीटिंग या मेल प्रैक्टिस को रोकने के लिए सख्त कानून पास किए गए हैं। ऐसे यह दिखाता है कि सरकार की कोशिश पढ़ाई सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट के बनाए रखना है। पार्लियामेंट के सेशन में एग्जीक्यूटिव जो सरकार जो है लगातार मौजूदगी और उनका जवाब देना बहुत जरूरी है ताकि देश के चेक एंड बैलेंस सिस्टम में काम कर सके। तो कंक्लूजन में देखेंगे ये सारे पॉइंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से मजबूती और फेडरल स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी के पर जोर देता है। ये दिखाता है कि कानून बनाते वक्त ट्रांसपेरेंट डिबेट और स्टेट के अधिकार का सम्मान और एग्जीक्यूटिव पर नजर रखने का इतना जरूरी है ताकि देश के कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस बना रहे। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे इंटरनेट अनबाउंड। अगर ऑनलाइन पॉलिटिकल बातों या डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को दबाया जाए तो ये डिजिटल स्पेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्री एक्सप्रेशन राइट ऑफ का उल्लंघन है। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी पर निर्भर होने के वजह से बिना किसी प्रॉपर कोर्ट के बेंच जो जुडिशियल इंक्वायरी स्क्रूटनी के कंस्ट्रेंट में हटाने और एक्स्ट्रा जुडिशियल टेकडाउन करने पे चिंता व्यक्त करती है। अगर डिजिटल सप्रेशन
को नहीं रोका गया तो ये ऑथेंटिकेशन सेंसरशिप जैसे बैन बन सकता है, जिससे पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट और सिविक डिसेंट के लिए जगह कम हो जाएगी। बिग टेक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन टेकना के लिए ऑटोमेटेड तरक्की और कंप्लायंस करना, इंटरमीडिएटी इंडिपेंडेंस और सिटीजन के ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्शन को कमजोर करता है। रियल टाइम एआई फिल्टरिंग टूल जो है इस्तेमाल करने से पॉलिटिकल डिसेंट को बिना वजह छुपाने और पब्लिक डिस्करेज को खराब माने को नष्ट करने का काम करता है। तो कंक्लूजन देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स डिजिटल फ्रीडम फ्रीडम सेंसरशिप और टेक रेगुलेशन के बीच में बैलेंस का समझौता करते हैं। इंटरनेट पर बढ़ती हुई स्ट्रिक्ट और फिल्टरिंग को एक्स्ट्रा डिजिटल एक्शन के देश में ग्राहकों को डेमोक्रेटिक और फ्री एक्सप्रेशन राइट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, फाइनेंशियली डेमोक्रेसी द जन धन ट्रांसफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के समाज के पिछड़े और मार्जिनलाइज्ड लोगों को फॉर्मल बैंकिंग और क्रेडिट के और इंश्योरेंस सिस्टम से धोकर अंत्यतः माने आखिरी व्यक्ति तक विकास और विचार में जमीन करती है। जन धन अकाउंट जो JMA रिटनी आर्किटेक्चर को सबसे मेन बेस है, जिसका जरिए डायरेक्ट और बेनिफिट ट्रांसफर होता है। ईयर 2026 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा अकाउंट मिल चुके हैं। 3 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स हुए हैं। इनमें ज्यादातर अकाउंट्स रूरल एरिया के महिलाओं के पास है। इस बेसिक अकाउंट के यूपीआई और रुपे नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है, जिससे पूरे देश में डिजिटल लिटरेसी तो बढ़ रही है और लोग फॉर्मल इकोनॉमिक में हिस्सा ले रही है। जीरो बैलेंस अकाउंट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ने बैंकिंग को सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि समाज पहचान और सम्मान के साथ फाइनेंशियल डिग्निटी के जरिए जोड़ा गया है। फॉर्मल फाइनेंस तक एसेस मिलने और पॉलिटिशियन से आजादी साथ साथ असली इकोनॉमी एम्पावरमेंट भी देखने को मिलती है। विकसित भारत के लॉन्ग टर्म लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद करेगी। तो कंक्लूजन देखेंगे, जनधन प्रधानमंत्री जन धन योजना और डिजिटल पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन में देश के आर्थिक रूप में कमजोर लोगों को मेन स्ट्रीम में इकोनॉमी से जोड़ने के लिए क्रांतिकारी काम किया है। ये योजना न सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है, न कि महिलाओं को सशक्तिकरण और विकसित भारत के सपने को साकार करने के एक तरफ कदम बढ़ाता। तो आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल खत्म होते हैं, तो हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। तो थैंक यू सो मच, इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें क्वेरी को और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।